ओके, वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो आज हमारा है वीक 1 का डे 2। आज हमारा है डे 2। फर्स्ट डे में हमने पढ़ा था ओवरव्यू ऑफ डीबीएमएस, उसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं, और हमने उसके बाद लास्ट में टॉपिक को अच्छे से और रिमेम्बराइज रखने के लिए हमने उसमें करे थे उसके एमसीक्यू सॉल्व। आज हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है, हमने ओवरव्यू ऑफ डीबीएमएस पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज इंट्रोडक्शन टू ईआर डायग्राम। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ईआर डायग्राम पे से। सबसे पहले है ईआर डायग्राम होता क्या है। सी, ईआर डायग्राम का फुल फॉर्म है एंटिटी एंड रिलेशनशिप। तो ये एंटिटी, रिलेशनशिप और डायग्राम है तो समझ आता है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा इसका। तो ईआर डायग्राम क्या है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है एंटिटीज का, एट्रीब्यूट्स का, और उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसका इन अ डेटाबेस। इसको आप एक तरीके से ब्लूप्रिंट की तरह भी समझ सकते हो। अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, जैसे सपोज मेरे को कोई बंदा है जिसको एक घर बनवाना है, एक बंदा है उसको घर बनवाना है, तो वो आर्किटेक्ट के पास जाता है। तो आर्किटेक्ट के पास जब वो जाता है तो ऐसा तो नहीं होता, ये आर्किटेक्ट है, ऐसा तो नहीं होता कि वो डायरेक्ट जैसे बंदा बताता जा रहा है अपनी अपनी रिक्वायरमेंट वो अपना घर बनाता जा रहा है। आर्किटेक्ट ने उसका कंप्लीट घर बना दिया, या बिना कोई चीज का डॉक्यूमेंटेशन किए उन्होंने घर बनाना स्टार्ट कर दिया। और जब 50% घर बन गया तब उन्हें याद आया कि अरे यहाँ पे कुछ चीजें इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थे। सपोज किचन ऐसे इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए था, रूम नहीं होना चाहिए था। तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में हो जाएगा बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के बस जैसे जैसे कस्टमर रिक्वायरमेंट बताता गया, कॉन्ट्रैक्टर ने घर बनाता गया, और बीच में जब 50% काम कंप्लीट हो गया तब कस्टमर को ध्यान आता है कि अरे कुछ चेंजेस हैं और मेजर चेंजेस हैं। तो उसके लिए फिर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टर को वापस से पूरे घर को करना पड़ेगा डिमोलिश, और वापस से बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इससे आपका कॉस्ट बढ़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, और ऑल एंड ऑल आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो उसी लिए ही क्या होता है, जब कस्टमर को घर बनाने की रिक्वायरमेंट है तो वो जाता है आर्किटेक्ट के पास, उसको बताता है अपनी रिक्वायरमेंट्स, और उन रिक्वायरमेंट्स से आर्किटेक्ट बनाता है घर का मैप, और वी कैन से घर का नक्शा बनाता है कि अच्छा कौन सी रिक्वायरमेंट क्या है क्या नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये ब्लूप्रिंट एक बार बना और ये फाइनल हो गया। इस ब्लूप्रिंट को भी बार बार मॉडिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर रिक्वायरमेंट। सेम ही चीज़ है आपकी ईआर डायग्राम में, कि कोई डेटाबेस का, जैसे कोई पर्सन है उसको किसी स्कूल के लिए डेटाबेस रेडी करना है। अब उससे प्रिंसिपल से की उसकी फ़ोन पे बात होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो प्रिंसिपल से फ़ोन पे बात कर रहा है और उसी टाइम पैरेलली वो टेबल्स भी क्रिएट कर रहा है, एंटिटीज एट्रीब्यूट सब क्रिएट कर रहा है। वो सबसे पहले क्या करेगा, सारा प्रिंसिपल से जो भी रिक्वायरमेंट है वो लेगा। उन रिक्वायरमेंट के बाद उन रिक्वायरमेंट्स को लेके अब उसका एक डायग्राम ड्रॉ करेगा। तो जो वो डायग्राम ड्रॉ करता है कि क्या एंटिटीज आपको उसमें लेनी है, जैसे स्टूडेंट हो गई, फैकल्टीज हो गई, प्रिंसिपल हो गया, वाइस प्रिंसिपल हो गया, और उसके बाद उनमें क्या रिलेशनशिप है बीच में, जो एंटिटीज आपने इस्टेब्लिश की है। और जब वो डायग्राम कंप्लीट हो जाता है तब जब आप क्या करना स्टार्ट करते हो, आप अपना डेटाबेस क्रिएट करना स्टार्ट करते हो। टेबल्स और जो भी आप क्वेरीज उस पर एग्जीक्यूट करनी है वो सब आप स्टार्ट करते हो आपके डेटाबेस में। तो इसका पर्पस में आई होप समझ आ गया होगा इन दो एग्जाम्पल से, कि टू मॉडल द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस इलस्ट्रेटिंग हाउ डिफरेंट एंटिटीज रिलेट टू ईच अदर। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ईआर डायग्राम सर्व्स एज अ ब्लूप्रिंट। जैसे मैंने बात की अभी, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कस्टमर आर्किटेक्ट को अपना रिक्वायरमेंट बता रहा है और आर्किटेक्ट उसके घर का एक ब्लूप्रिंट रेडी कर रहा है। उसी तरीके से डेटाबेस में भी आप ईआर डायग्राम जो है वो डेटाबेस डिजाइन को के लिए एज अ ब्लूप्रिंट वर्क करता है, और जो कि प्रोवाइड करवाता है अंडरस्टैंडिंग एंड द कम्युनिकेशन ऑफ योर कॉम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, ये अगर मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे आप देखें तो जो स्टूडेंट है वो तो हो गई आपकी एंटिटी, ठीक है।
और एड्रेस हो गया, नेम हो गया, और यहाँ पे ये सब जो है कलर थोड़ा सा ले लेते हैं इसमें, ओके। एंड नेम हो गया आपका एट्रीब्यूट इसका, ठीक है। एड्रेस भी एट्रीब्यूट हो जाएगा, आईडी भी उसकी एट्रीब्यूट हो जाएगी। एट्रीब्यूट मतलब कि फीचर जो उससे आपकी एंटिटी डिस्क्राइब हो रही है। तो कोई स्टूडेंट जब भी कभी किसी कॉलेज में स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसके एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं, उसकी आईडी हो जाती है, एक एनरोलमेंट नंबर हो जाएगा, उसकी एज क्या है, उसका एड्रेस क्या है और उसका नेम क्या है, और जो होल एंटिटी है वो क्या है, आपका स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने डीबीएमएस के कंपोनेंट्स की बात की थी, वैसे ही हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ईआर डायग्राम के। तो जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो तो होता है हमारा, एक तो होता है हमारा एंटिटी, एक होता है हमारा एट्रीब्यूट, और एक होता है रिलेशनशिप। ये तीन तो मेजर कंपोनेंट है और इसके अंदर हमारे सब कंपोनेंट्स आएंगे। तो एंटिटीज क्या होती हैं? इट रिप्रेजेंट्स अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और अ कॉन्सेप्ट, जो कि रियल वर्ल्ड या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो कि डिफाइनेबल ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि अगर हम किसी कॉलेज की बात करें, क्लास की बात करें, तो स्टूडेंट एक एंटिटी हो जाएगी, टीचर एक एंटिटी हो जाएगी, या फिर किसी शॉप की बात करें तो वहाँ कस्टमर एक एंटिटी हो जाएगा, या उसके एम्प्लॉयज एंटिटीज हो जाएंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज होंगी आपकी एंटिटी की। जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा, इसमें स्टूडेंट तो आपकी एंटिटी हो गई, और इन सब के इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? इसका नेम, इसका एड्रेस, इसकी आईडी और इसकी एज। अब है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप क्या होगा? रिलेशनशिप होगा कि जो दो एंटिटीज हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होल्ड कर रहा है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? द एसोसिएशन बिटवीन द एंटिटीज शो हाउ दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर। जैसे अगर हम यहाँ पर ही लें कि एक स्टूडेंट एंटिटी है और सपोज एक हमारी एंटिटी है कोर्स, यहाँ पे एक एंटिटी हो जाएगी हमारी कोर्स, ठीक है। इसको हमने बना दिया कोर्स, ये एक एंटिटी हो गई और एक स्टूडेंट एंटिटी हो गई। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? वो हमारा रिलेशनशिप कंपोनेंट से डिस्क्राइब होगा। सपोज स्टूडेंट एनरोल करता है किसी कोर्स में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एनरोल। तो एनरोल एक टाइप की रिलेशनशिप हो गई किसके बीच में? सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। सो एनरोल एक रिलेशनशिप हो गई स्टूडेंट से कोर्स के बीच में, मीन्स स्टूडेंट एनरोल्स फॉर द कोर्स, ओके। नाउ इसको हम और सब कंपोनेंट्स इसके कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? एंटिटी में हमारा आ जाएगा वीक एंटिटी, एट्रीब्यूट में आ जाएगा हमारा की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। और जो रिलेशंस हैं वो रिलेशन मीन्स कि दो एंटिटी के बीच में किस टाइप का रिलेशन है। रिलेशन हो सकता है आपका 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many। अब क्योंकि ईआर मॉडल क्या है? एक डायग्राम है, ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपके डेटाबेस डिजाइन का। तो इसके लिए हमें कुछ कुछ शेप्स यूज करने होंगे जो आपके एंटिटी को, एट्रीब्यूट को और रिलेशन को डिफरेंशिएट कर सके। तो ये मैंने इसका चार्ट बनाया है। तो एंटिटी आप बताएंगे रेक्टेंगल बॉक्स से, अगर कोई वीक एंटिटी है तो वो बनेगी आपकी डबल रेक्टेंगल बॉक्स से, कोई रिलेशनशिप है तो वो बनेगा रोम्बस से, अगर वीक रिलेशनशिप है तो आपको डबल लाइन रोम्बस लेना है। एट्रीब्यूट जो है वो आपका होगा ओवल शेप में, और अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की हम बात करें तो वो होगा हमारा डबल ओवल शेप में। अब है हमारा एंटिटी टाइप्स एंड रिलेशनशिप। तो एंटिटी टाइप का मतलब क्या हो गया? कैटेगरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स इन द डेटाबेस। कौन सी एंटिटी किस टाइप की है या किस टाइप की कैटेगरी है उसकी। जैसे स्टूडेंट हो गया एक एंटिटी टाइप, एक कोर्स हो गया, एक इंस्ट्रक्टर हो गया, एक डिपार्टमेंट हो गया। इसी तरीके से अगर रिलेशनशिप टाइप की बात करें तो कि किस टाइप का रिलेशन है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है और कोर्स के बीच में हम रिलेशन बता रहे तो हम बताएंगे कि कोई स्टूडेंट है वो एनरोल करता है कोर्स को। इसी तरीके से अगर हम किसी इंस्ट्रक्टर या टीचर की हम बात करें, उसके अगर कोर्स से रिलेशनशिप बताएंगे तो इंस्ट्रक्टर या टीचर एनरोल नहीं करेगा, वो उसको टीचेस, मतलब वो उसको पढ़ाएगा, तो उसमें कैसे रिलेशनशिप हो जाएगी? टीचर्स की। इसी तरीके से
और बिलोंग्स टू किसकी हो जाएगी, स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर की डिपार्टमेंट से। मीन्स अगर डिपार्टमेंट किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो गया, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया या कोई सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट हो गया, और उसकी रिलेशनशिप हमें बतानी है स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर से, तो इसमें क्या रिलेशनशिप हो जाएगी, ये स्टूडेंट या इंस्ट्रक्टर बिलोंग करेगा इस डिपार्टमेंट को। तो एक एग्जाम्पल है, सपोज स्टूडेंट एलिस एनरोल्स इन कोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एलिस एक एंटिटी हो गई और डेटाबेस मैनेजमेंट एक एंटिटी हो गई। ठीक है, और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कौन सा हो गया, एनरोल्स का। ये मैं इन्हीं शेप में आपको बता रही हूँ ताकि याद रहे। इसी तरीके से एक इंस्ट्रक्टर है बॉब, बॉब एक एंटिटी हो गई, डेटाबेस मैनेजमेंट एक एंटिटी हो गई, और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या हो गया आपका, टीचर्स का। ठीक है, इसी तरीके से अब हम बात करें, एलिस हमारा स्टूडेंट है, बॉब हमारा इंस्ट्रक्टर है, और हमारा डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस। तो एंटिटीज, 3 एंटिटीज हो गई यहाँ पे, एक तो एलिस हो गई, एक हो गई हमारी बॉब, और एक हो गई हमारी कंप्यूटर साइंस। और इन तीन रिलेशनशिप किस टाइप का हो जाएगा, इनमें बिलोंग टू का। ठीक है, ये है इसका एग्जाम्पल। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम देखें एंटिटी। एन एंटिटी में बी एन ऑब्जेक्ट, क्लास, पर्सन और प्लेस, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। इन द एआई डायग्राम एन एंटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगल। सो एम्प्लॉय एक एंटिटी है, डिपार्टमेंट एक एंटिटी है, और रिलेशनशिप कैसा है इनमें, वर्क्स फॉर। ओके, वीक एंटिटी एक इसका सब पार्ट है, जिसका मतलब होता है कि कोई एंटिटी है, अगर वो डिपेंड कर रही है दूसरी किसी एंटिटी पे, तो उसको हम बोलेंगे वीक एंटिटी। और वीक एंटिटी का कोई भी की एट्रीब्यूट नहीं होता है। और वीक एंटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल रेक्टेंगल से। तो लोन जो है, ये तो है हमारी एंटिटी। ओके, ई से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो इंस्टॉलमेंट है वो हो गई हमारी वीक एंटिटी। ठीक है, इंस्टॉलमेंट जो है वो एंटिटी डिपेंड कर रही है लोन पे। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट जो एंटिटी है ये डिपेंड कर रही है आपकी लोन पे। यहाँ मैं बताती हूँ आपको, इसको ले लेते हैं। ओके, ये एंटिटी हमारी जो है, सर्किल शेप ले लेते हैं, ये हमारी डिपेंड कर रही है लोन पे, तो इसका कोई भी की एट्रीब्यूट नहीं होगा, नो की एट्रीब्यूट। ओके, नो की एट्रीब्यूट। ओके, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, डबल रेक्टेंगल से। इसी तरीके से हम अगर एट्रीब्यूट की बात करें, तो एट्रीब्यूट के भी सब पार्ट्स हैं। एक तो हो जाएगा एट्रीब्यूट ही, दूसरा है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, नेक्स्ट इज की एट्रीब्यूट, एंड द लास्ट वन इज द कंपोजिट एट्रीब्यूट। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे सपोज स्टूडेंट हमारी एक एंटिटी है। ठीक है, स्टूडेंट की एज जो है वो उसका एक एट्रीब्यूट है। ये सभी वैसे बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं, बट एट्रीब्यूट्स में भी इनके सब टाइप्स हैं। कैसे, अगर हम सबसे पहले बात करें एज की, तो एज एक सिंगल एट्रीब्यूट है। उसके बाद अगर हम बात करें फोन नंबर की, अब फोन नंबर में यहाँ पे मैंने क्योंकि डबल ओवर लगाया, इसका मतलब है ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई एक स्टूडेंट है, उसके एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं। जैसे सपोज उसने एक नंबर अपना दिया हो, एक अपना फादर का दिया हो, तो यहाँ पे इसकी मल्टी वैल्यूड हो सकती है। तो ये हो जाएगा आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सपोज इसका एक फोन नंबर, 2 फोन नंबर है, तो ये एक हो जाएगा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का टाइप। एक होता है की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट का मतलब है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करे आपकी एंटिटी को। तो अगर हम स्टूडेंट की बात करें यहाँ हमारे एग्जाम्पल में, तो हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है। आप रोल नंबर बोल दो या एनरोलमेंट नंबर बोल दो या यूनिवर्सिटी रोल नंबर बोल दो, वो जो रोल नंबर होता है वो यूनिक होता है। मतलब वो रोल नंबर किसी और स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। उस रोल नंबर के आधार पे ही हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नेम देखो तो एक जैसे नेम के एक ही क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। एज भी सेम हो सकती है, फोन नंबर भी सेम हो सकता है अगर 2 ब्रदर एक ही क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ तो ऑब्वियसली बहुत सेम होती है बहुत सारे लोगों की। लेकिन रोल नंबर ही एक ऐसा नंबर है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है पर्टिकुलर स्टूडेंट को।
इसलिए रोल नंबर क्या हो जाएगा, की एट्रीब्यूट, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी एट्रीब्यूट होगा उसके नीचे एक अंडरलाइन होगी। तो ये हो गया हमारा की एट्रीब्यूट। तो हम यहाँ लिखते हुए चलते हैं ताकि हमें इजी रहेगा। ये तो हो गया आपका एट्रीब्यूट, ओके। फिर ये हो गया आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। फिर हमारा रोल नंबर हो गया की एट्रीब्यूट। इसके बाद अब है नेम। नेम क्या होता है, नेम होता है आपका, यहाँ पर नेम क्या है, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट। जब हम कोई एनरोलमेंट फॉर्म भरते हैं या कोई भी सपोज कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उसका फॉर्म भरते हैं, तो कई बार नेम में क्या होता है, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, यानी कि आपका नेम जो है कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट क्यों है, क्योंकि ये और भी एट्रीब्यूट से मिलकर बनेगा। तो जैसे किसी का नाम है राम प्रसाद शर्मा, तो राम उसका फर्स्ट नेम हो गया, प्रसाद उसका मिडिल नेम हो गया और शर्मा उसका लास्ट नेम हो गया। तो जब ये तीनों कंबाइंड होंगे तब आपका नेम क्रिएट होगा। तो ये एक तरीके से आपका कौन सा एट्रीब्यूट हो जाएगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट। और नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट का मतलब हुआ जो किसी और दूसरे एट्रीब्यूट से ड्राइव हो सकता है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ की जगह यहाँ एज हो। सपोज ये तो एज हो, है ना, और यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ हो, यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ हो। तो जो आपकी एज है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है, जैसे कोई फॉर्म्स होते हैं जिसमें हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो दूसरे कॉलम में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि आपकी एज क्या है। तो यहाँ पर एज जो हो जाएगा एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट हो जाएगा जो कि डेट ऑफ बर्थ से लिया जा सकता है। अब है, ये हो गई हमारी एंटिटी की बात, एट्रीब्यूट्स की बात। अब नेक्स्ट है हमारी कार्डिनैलिटीज इन रिलेशनशिप। कार्डिनैलिटी क्या डिस्क्राइब करता है कि कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं किसी एक एंटिटी के जो कि एसोसिएटेड हैं विद द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ अनदर एंटिटी। इंस्टेंसेस मतलब एलिमेंट्स हो गए बेसिकली। तो ये जो कार्डिनैलिटी है वो ये बताएगा कि किसी एक एंटिटी के कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं जो दूसरी एंटिटी के साथ एसोसिएटेड है। ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें और अच्छे समझ आएगा। तो एक बार मैं टाइप्स बता देती हूँ, फिर हम वन बाय वन के एग्जाम्पल्स लेंगे। तो सबसे पहले है वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन मतलब ईच एंटिटी इन वन सेट इज एसोसिएटेड विद द एग्जैक्टली वन एंटिटी इन द अदर सेट। मतलब अगर एक एंटिटी यहाँ पर है और एक एंटिटी यहाँ पर है और हमें इनके बीच में रिलेशनशिप बनानी है वन टू वन, ठीक है, ये वन टू वन हो गई। तो क्या होगा, इसका मतलब कि इस एंटिटी का एक सेट ही एसोसिएट होगा एग्जैक्टली दी वन एंटिटी इन द अदर सेट। जैसे सपोज यहाँ पर है एम्प्लॉय और यहाँ है डिपार्टमेंट, तो क्या हो गया, ये एम्प्लॉय सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को बिलोंग करेगा और ये डिपार्टमेंट भी सिर्फ एक ही एम्प्लॉय को बिलोंग करेगा। यानी कि हर एम्प्लॉय, एवरी एम्प्लॉय इज ओनली इन वन डिपार्टमेंट और एवरी डिपार्टमेंट हैज ओनली वन एम्प्लॉय। नेक्स्ट है आपका वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी रिलेशनशिप को आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे एक है यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ है कोर्सेस। स्टूडेंट है और कोर्स है और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम बता रहे हैं एनरोल टाइप की है और रिलेशनशिप की कार्डिनैलिटी जो है वो है वन टू मैनी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ईच एंटिटी इन वन सेट इज एसोसिएटेड विद जीरो और मोर एंटिटीज। मतलब यहाँ पर अगर हम इससे समझे तो क्या है कि स्टूडेंट कैन एनरोल, ये हमारा है इसका रिलेशनशिप एनरोल, स्टूडेंट कैन एनरोल इन वन और more than one courses, okay, but the course has a relationship is one to every student.
इसी तरीके से मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, ईच एंटिटी इन वन सेट इज एसोसिएटेड विथ 0 और मोर एंटिटीज इन द अदर सेट। इसमें आपकी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो जाएगी। जैसे यहाँ हम बात करें, यहाँ पे सपोज एक एम्प्लॉय है और एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब ये एम्प्लॉय और इनके बीच में रिलेशनशिप है वर्क्स का, और ये रिलेशनशिप की कार्डिनलिटी हम कह रहे हैं यहाँ पर है M2 N, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी एम्प्लॉय वर्क्स इन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, ओके, एंड एवरी डिपार्टमेंट हैज मल्टीपल एम्प्लॉयज इन दी डिपार्टमेंट, okay. So these are the cardinality, these are very important in terms of the questions in competitive exam, क्योंकि ये cardinalities दी होती है और फिर आपसे पूछा जाता है कि अच्छा कोई टेबल्स मर्ज हो सकती हैं क्या, या किसी टेबल में क्या पर्टिकुलर की एलिमेंट होगा। तो ये इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली इसी के ही क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। अब देखिए मैं यहाँ इसको एग्जाम्पल एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। तो रिलेशनशिप हमने बताया कि रिलेशनशिप जो होता है वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं, डायमंड या रोम्बस से, और रिलेशनशिप बताता है कि कोई दो एंटिटीज एक दूसरे से कैसे एसोसिएट कर रही है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्डिनलिटी ली है मैंने 1 to 1, तो 1 to 1 कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, एन एम्प्लॉय कैन मैनेज ओनली वन डिपार्टमेंट, या फिर इसको हम कैसे बोल सकते हैं, एवरी डिपार्टमेंट इज मैनेज्ड बाय ओनली वन एम्प्लॉय। इसी तरीके से हम बात करें पब्लिशर की, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये जो पब्लिशर है ऐसे समझिए, पब्लिशर सप्लाइज मोर देन वन बुक्स बट अ बुक सप्लाइड बाय ओनली वन पब्लिशर, एरोज इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। ये इसको बिलोंग करेगा और ये वाला वन इसको बिलोंग करेगा। तो पब्लिशर कैन सप्लाइज मोर देन वन बुक्स, अ बुक कैन बी सप्लाइड बाय ओनली वन पब्लिशर। इसी तरीके से मैनी टू वन रिलेशनशिप आप देखो तो क्या हो जाएगी, अ बुक हैज ओनली वन सेक्शन, ठीक है, ये मैंने बताया, लेकिन अ सेक्शन कैन हैव मोर देन वन बुक्स, ये एन हो जाएगा इसको डिस्क्राइब करता हुआ। इसी तरीके से मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, a course is enrolled by more than one student, okay, course is enrolled by more than one student, और यहाँ पे a student can enroll more than one course, okay. So I hope ये डायग्राम और इस एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन हो गया होगा कि कार्डिनलिटीज क्या होती हैं। अब यहाँ पे कुछ नोटेशंस भी यूज किए जाते हैं। अगर 1 to 1 कार्डिनलिटी है तो सिंगल लाइन होगी, 1 to मैंडेटरी के लिए, 1 to मैनी के लिए होगी ये वाली नोटेशन यूज होगा, मैनी टू 1 के लिए होगा ये वाला नोटेशन, 1 और मोर के लिए होगा ये वाला, 1 एंड ओनली 1 का होगा ये, 0 और 1 का होगा ये वाला, और 0 और मैनी का होगा ये वाला। बेसिकली मोस्टली टाइम एग्जाम में नोटेशंस नहीं आते हैं, जनरली आप यहाँ पे वो मेंशन ही कर देते हैं कि 1 to मैनी या मैनी टू 1 है, बट फिर भी हमें ये नोटेशंस पता होने चाहिए कि इनमें किस तरीके का रिलेशनशिप है, ओके, इनमें किस तरीके का रिलेशनशिप है, 1 to 1 है कि 1 to ये, जैसे ये हो गया 1 to मैनी हो गया। प्रोजेक्ट में और एम्प्लॉय में अगर हम देखें तो किस तरीके का रिलेशनशिप है, 0 और मैनी, और यहाँ से भी क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 to मैनी, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है जहाँ पे एंटिटीज क्या हो जाएंगी आपकी, कॉमन यूजर, फैकल्टी इंफॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेटर और टीचर यूजर, ये चारों तो हो जाएंगे आपकी एंटिटी। एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे आपके, एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे फैकल्टी इंफॉर्मेशन के एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे ये 5 एट्रीब्यूट्स, एडमिनिस्ट्रेटर के एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड, टीचर यूजर के हो जाएंगे आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, और यहाँ हो जाएंगे आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, ओके। इसके बाद एंटिटीज हो गई हमारी, एट्रीब्यूट्स हो गए, और अब हमारे रिलेशनशिप, यहाँ पे रिलेशनशिप 3 है, इंक्वायरी, मॉडिफाई और सर्विस, इनको भी हम एक
दूसरे कलर से मार्क कर देते हैं। सर्विस हो गई, इंक्वायरी हो गई और मॉडिफाई हो गया। तो यहाँ पे आप देखो फैकल्टी इंफॉर्मेशन, तो फैकल्टी जो है सर्विस लेता है सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे 1-to-1 रिलेशनशिप है और एक एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस प्रोवाइड करेगा एक ही फैकल्टी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी कॉमन यूजर है वो इंक्वायरी कर सकता है सिर्फ एक फैकल्टी से, ठीक है, जबकि एक फैकल्टी जो है वो इंक्वायर्ड कर सकती है मोर देन 1 कॉमन यूजर को। इसमें कौन सा रिलेशनशिप है, फैकल्टी इंफॉर्मेशन और टीचर यूजर में 1-to-many। फैकल्टी इंफॉर्मेशन जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं एक से ज्यादा टीचर यूजर के लिए, बट एक टीचर सिर्फ एक ही फैकल्टी जो खुद की फैकल्टी होगी इंफॉर्मेशन होगी सिर्फ उसी को ही मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गई 1-to-1 रिलेशनशिप, ये हो गई 1-to-many और ये भी हो गई हमारी 1-to-many। तो अगर हम कंक्लूड करें हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ ईआर डायग्राम को, तो इसमें हम की टेक अवेज क्या हो सकते हैं हमारे, कि ईआर डायग्राम जो है वो प्रोवाइड कराता है एक तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर, दे कंसिस्ट ऑफ एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप एंड कार्डिनैलिटी डिफाइन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, ओके। और इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ईआर डायग्राम्स जो है वो aid in the design, understanding and communication of your database system. Okay, so this is all about this part 1. अब now हमारा जो part 2 है वो है हमारा DBMS क्विज शो, जो हर part 1 के बाद आपको part 2 में डेफिनेटली मिलेगा, जिसमें हमने जितना भी डिस्कस किया है पार्ट 1 में उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने होंगे, ओके। तो ये एमसीक्यूज मैं ही आपको सॉल्व करवाऊंगी, साथ में मिलके सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा और हमें एक हमारा टॉपिक भी कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाएगा। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं अब हम पार्ट 2 में। थैंक यू।